एक लड़की पुलिस स्टेशन में फोन करके इन्फॉर्म करती है कि कुछ ही देर में 45 नंबर वाले बस में एक्सप्लोजन यानी कि ब्लास्ट होने वाला है। लड़की जो ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रही थी उसका नाम ली शी चिंग है, जिसकी उम्र 20 साल है और वो एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। इतने में जोर से एक धमाका हो जाता है। शी चिंग आखिर कौन है और ये ब्लास्ट क्या है जिसके बारे में वो बात कर रही थी, जाने के लिए ड्रामा फॉर्मली स्टार्ट होता है। तो हेलो गाइस, आज जिस ड्रामे को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो पिछले साल रिलीज हुआ सबसे हाईरेटेड चाइनीज ड्रामा रीसेट है। ये शो आपको एक अलग तरह का टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस देता है, जिसमें ड्रामे की फीमेल हीरोइन शी चिंग एक टाइम लूप में फंस जाती है। अब देखना यह है कि वो कैसे इस टाइम लूप से बाहर आती है और बाकी सबको बचाती है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अचानक से शी चिंग की आंख एक बस में खुलती है जिसे बस नंबर 45 कहते हैं। वो पसीने में लथपथ काफी डरी हुई थी, जैसे उनसे कोई बुरा सपना देख लिया हो। उसके बराबर वाली सीट पे बैठा लड़का जिसका नाम हे युन है, वो शी चिंग को टिश्यू पेपर भी ऑफर करता है, लेकिन शी चिंग को पता नहीं क्या सोचता है, वो हे युन का हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। बस में इस वक्त हे युन और शी चिंग को मिलाकर 9 पैसेंजर्स और एक ड्राइवर मौजूद थे। शी चिंग ड्राइवर अंकल से रिक्वेस्ट करती है कि वो इसे उतरने दे ताकि पुलिस स्टेशन जाकर हे युन की कंप्लेन लिखवा सके। बस में मौजूद एक पैसेंजर शीनान, जो कि एक इन्फ्लुएंसर भी है, शी चिंग से कहता है कि रूल्स के मुताबिक बस स्टॉप पे ही रुकेगी तो वो थोड़ा इंतजार कर ले। पर शी चिंग के बार बार रिक्वेस्ट करने पर ड्राइवर अंकल स्टॉप से पहले ही बस को रोककर शी चिंग को उतरने देते हैं। शी चिंग हे उनको भी बस के बाहर निकाल लेती है, ये कहकर के वो इसे साथ ले जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिख पाएगी। शी चिंग बस से बाहर निकलकर सुकून की सांस लेती है, पर हे उन काफी गुस्सा था क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में पहुंचना था और शी चिंग की वजह से उसका टाइम वेस्ट हो गया। शी चिंग हे उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं बस उस बस से उतरना चाहती थी। मुझे पता है कि तुम मुझे छेड़ नहीं रहे थे, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाऊंगी। तो हेयुन एक टैक्सी पकड़कर निकल जाता है जो कि सेम बस नंबर 45 वाले रूट से ही गुजरेगी। यहाँ एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है जिससे शी चिंग नीचे गिर जाती है। ये एक्सप्लोजन बस 45 में ही हुआ था जो एक ऑयल टैंकर से टकरा गई थी। एक्सप्लोजन बहुत बड़ा था, इसीलिए आसपास के लोगों को भी नुकसान हुआ। शी चिंग के भी सर में चोट आई थी तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शी चिंग बस से उतरकर इतना खुश क्यों हो रही थी और उसे ब्लास्ट के बारे में कैसे पता चला, इन सब के बारे में आपको आगे पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शी चिंग तो बच चुकी थी, लेकिन काफी लोग इस ब्लास्ट की लपेट में आ गए थे और अपनी जान को खो चुके थे। शी चिंग को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका इलाज करने के बाद उसे एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। करीब ही एक पुलिस स्टेशन था जिसका नाम जियालिन पुलिस स्टेशन है। जियालिन पुलिस टीम ब्लास्ट वाली लोकेशन को विजिट करती है। इनकी टीम में 5 इम्पोर्टेंट मेंबर्स है। सबसे पहले आती है डायरेक्टर दू, जो कि जियालिन पुलिस स्टेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर है। इसके बाद कैप्टन जांग जो टीम को लीड करते हैं। इनकी टीम में 2 और लड़के भी हैं, जिनमें से एक का नाम जियांग फंग और दूसरे का युले है। इनकी टीम में एक लड़की भी है जिसका नाम ई चियान है और ये इन्फॉर्मेशन निकालने वाले काम में एक्सपर्ट है। डायरेक्टर दो टीम को बताती है कि ये पिछले 10 सालों में हुआ सबसे बड़ा और खतरनाक ब्लास्ट है। जियांग बताता है कि बस में ड्राइवर को मिलाकर कुल 10 लोग होने चाहिए थे, लेकिन इन्हें सिर्फ 8 की लाशें ही मिली है, बाकी 2 मिसिंग है। सीसीटीवी चेक करने में पता चलता है कि 2 पैसेंजर्स स्टॉप आने से पहले ही उतर गए थे। हमें तो पता है कि वो दोनों शी चिंग और हे यू थे, बट पुलिस को भी इन दोनों की आइडेंटिटीज का पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इन्हें पता चल जाता है कि बस से हे यू और शी चिंग उतरे थे। हे यू की टैक्सी बस 45 के करीब ही थी, इसलिए वो भी क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन शी चिंग स्टेबल है, तो इसीलिए जियांग और यूले हॉस्पिटल में जाकर शी चिंग से इंटेरोगेशन करते हैं। जियांग पहले उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, यानी कि बताता है कि हम लोग पुलिस स्टेशन से आए हैं। वहीं यूले बताता है कि बस 45 आज 1:42 पर एक ऑयल टैंकर से टकरा गई। यह हादसा सिग्नल के थोड़ा आगे पेश आया। वो पूछता है कि तुम बीच रास्ते में उतर क्यों गई थी, क्या तुम हमें बता सकती हो कि बस में कुछ खतरनाक या सस्पिशियस तो नहीं था। शी चिंग बताती है कि उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। वहीं जियांग जो हमेशा इम्पेशेंट रहता है और बात बात पे हाइपर हो जाता है, वो शी चिंग से दिमाग पर जोर डालने और सच बताने कहता है, क्योंकि वो आखिरी ऐसी इंसान थी जो इन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकती थी। बाकी सब तो मर गए और हे उनकी कंडीशन भी क्रिटिकल है। मीनवाइल ई चियान ने शी चिंग के बैकग्राउंड को चेक कर लिया था, जो कि क्लियर था, और वो फोन करके जियांग को भी यही बताती है और कहती है कि उसे शी चिंग से आराम से बात करनी चाहिए। लेकिन जियांग को शी चिंग का एक्सप्लोजन से कुछ ही देर पहले बस से उतर जाना अजीब लग रहा था।
बैक टू शीचिंग, अब वो यूले और जियांग को बताती है कि उसे याद आया बस में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके दिल में दर्द हो रहा था, तो इसीलिए उसने बस को रुकवाया और वो उतर गई। थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि बस में मुझे एक लड़का मिला था जो मुझे छेड़ रहा था, इसलिए मैं बस से उतर गई। जियांग और यूले की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि शीचिंग बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही थी। रूम में कैप्टन जांग आ जाते हैं और शीचिंग से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कैप्टन जांग एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है जो जानते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। वो शीचिंग को कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हैं, उसे पानी भी ऑफर करते हैं। जब कैप्टन जांग पानी की बोतल को राइट हैंड से खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुल नहीं पाती, इसलिए वो लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं। शायद उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है। बाद में वो जियांग एंड यूले को भी रूम से जाने कहते हैं। वो दोनों फिर भी गेट्स पर ही खड़े हुए थे और सब सुन रहे थे। कैप्टन जांग अब शीचिंग को ठीक से क्या हुआ था बताने कहते हैं। शीचिंग बोलती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो सपने में सपना देख रही हो। यहाँ से हमें शीचिंग के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो बस से उतरने पर इतना खुश क्यों हो रही थी और आखिर इस बॉम्ब का सीन क्या है। वो कैप्टन जांग को बताना शुरू करती है कि उसने बस नंबर 45 अपनी यूनिवर्सिटी के गेट से एक बुक स्टोर जाने के लिए पकड़ी थी। वो अक्सर ही इस बस में ट्रैवल किया करती है। सुबह बस काफी ज्यादा भरी हुई थी, इसलिए वो पीछे की तरफ जाकर बैठ गई और वो सो गई। उसकी आंख बस में मौजूद किसी पैसेंजर की रिंगटोन से खुली। वो कुछ भी समझ पाती कि उसके चेहरे के आगे आंख जैसी रोशनी आ जाती है और उसे लगता है कि वो जल गई। इतने में उसकी आंख दूसरी बार खुलती है। वो अभी भी बस में ही बैठी हुई थी। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही थी। अब बस में इतने ज्यादा लोग भी नहीं थे जितने की सुबह थे। उसे अब दोबारा से वही वाली रिंगटोन की आवाज आती है। इस बार वो समझ गई थी कि ये एक एक्सप्लोजन था। शीचिंग अब तीसरी बार नींद से उठती है। इस बार उसे समझ आ गया था कि ये बार बार जो हो रहा है नॉर्मल नहीं है। अगर वो बस में बैठी रही तो मर जाएगी, इसीलिए पैनिक करने लग जाती है और बस के गेट पे जाकर शोर मचाने लगती है कि बस में मौजूद पैसेंजर्स उसे रोकते हैं। पर यहाँ फिर से एक्सप्लोजन हो जाता है। चौथी बार नींद से जगने पर शीचिंग बस में ही थी। इस बार वो फौरन जाकर हैमर को उठा लेती है, लेकिन इस बार भी बस एक्सप्लोड हो जाती है। पांचवी बार उठने पर भी वो बस में ही थी। अब तक वो समझ गई थी कि इस तरह पैनिक करने से काम नहीं चलेगा, तो उसे बहाना बनाया कि उसे हार्ट में तकलीफ हो रही है। लेकिन बस में मौजूद लोग उसे यही कहते हैं कि वो थोड़ा वेट कर ले। बस में मौजूद एक लेडी पैसेंजर जिसके बैग में हर तरह की मेडिसिन होती है, वो शीचिंग को मेडिसिन भी देती है। वहाँ हेयुन ने उसके लिए ड्राइवर से रिक्वेस्ट की थी कि वो शीचिंग को उतरने दे, लेकिन उसकी भी कोई नहीं सुनता। उसका ये प्लान भी फेल हो चुका था और कुछ ही देर में बस एक्सप्लोड हो जाती है। पर शीचिंग ने इस बार ध्यान से देखा था कि आखिर एक्सप्लोजन होता कैसे है। जब बस सिग्नल पे रुकती है और फिर जब सिग्नल खुलता है और बस दोबारा से स्टार्ट होती है तो वहाँ एक डिलीवरी राइडर मोटरसाइकिल पे बस से टकरा जाता है, जिससे ड्राइवर भी पैनिक कर जाते हैं और फिर बस सामने से आते एक ऑयल टैंकर वाले ट्रक से टकरा जाती है। छठी बार जब शीचिंग की आंख खुली तो उसने हेयुन को मोलेस्टर बताया और उसे फिर बस से हेयुन के साथ उतरने मिल गया। और उसके बाद तो हम देख ही चुके हैं कि क्या हुआ था। शीचिंग ने हेयुन को बस से इसलिए उतारा क्योंकि पिछले लूप में सिर्फ वही एक इंसान था जिसने बस में मौजूद पैसेंजर से रिक्वेस्ट की थी कि वो शीचिंग को उतरने दे। असल में शीचिंग एक टाइम लूप में फंस गई थी। उसके साथ बार बार वही सब हो रहा था। वो बस में सो जाती थी और जब वो उठती थी बस एक्सप्लोड हो जाती थी। बैक टू प्रेजेंट अभी लूप नंबर 6 चल रहा था और शीचिंग ने ये सारी कहानी कैप्टन जांग को सुनाई। लेकिन कैप्टन जांग का ये सब सुनने के बाद पेशेंस लेवल शूट कर चुका था, पर वो फिर भी शीचिंग के सामने काम रहता है। उसे लगता है कि शीचिंग को कोई दिमाग का मसला हो गया है, तभी ही वो ऐसी अजीब सी कहानियां बना रही है। लेकिन शीचिंग को अब पूरा यकीन था कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है। वो कैप्टन जांग को भी यही कहती है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है, पर जब डॉक्टर ने मुझे चेक करके बताया तो मेरा ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल ही था। लेकिन कैप्टन जांग को केस सॉल्व करना था। उन्हें ये टाइम लूप टाइप की बातों पे कोई भरोसा नहीं आ रहा था। वही हेयुन को दिखाया जाता है जिसकी हालत अब और भी खराब हो गई थी। उसे सीपीआर दिया जा रहा था, वो नहीं बच पाता, उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से लूप नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। हेयुन की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को वही वाली बस नंबर 45 में पाता है। उसे थोड़ी देर तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। असल में यहाँ हेयुन ने भी शीचिंग के साथ लूप को ज्वाइन कर लिया है। इन दोनों में से जब भी कोई मर जाएगा या सो जाएगा तो नया लूप स्टार्ट हो जाएगा। हेयुन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो दोबारा इस बस में क्या कर रहा है। शीचिंग उसके बराबर वाली सीट पे सो रही थी। जब वो उठती है तब हेयुन उसे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, जिस पर शीचिंग
शीचिंग समझ आती है कि अब हेयून ने भी इसके साथ लूप साइकिल को ज्वाइन कर लिया है और वो उसे भी यही बताती है। हेयून फिलहाल शीचिंग से कोई भी बात नहीं करता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। वो भी पैनिक करने लग जाता है और ड्राइवर अंकल से बस रोकने कहता है, लेकिन बस तो स्टॉप पर ही रुक सकती थी। हेयून की कोई भी नहीं सुनता तो वो ड्राइवर के पास जाकर व्हील रोकने लग जाता है। बस में मौजूद एक पैसेंजर जो हेडफोन्स लगाकर ही बैठा होता है हमेशा, वो एक बॉडी बिल्डर भी है जो हेयून को इजीली कंट्रोल करके बस के फ्लोर पर लिटा देता है। इन्हें हेयून पे शक होने लग जाता है। इन्फ्लुएंसर पैसेंजर भी वीडियो बनाने लग जाता है। हेयून बोलता है कि बस एक्सप्लोड होने वाली है। उतने में बस से वही डिलीवरी राइडर की बाइक टकरा जाती है और फिर वो ऑयल टैंक एंड यहाँ पे होता है फिर से एक बड़ा एक्सप्लोजन। स्टार्ट होता है लूप नंबर 8। हेयून को अब समझ आ चुका था कि ये सब लोग आसानी से स्टॉप आने से पहले उसे उतरने नहीं देंगे और किसी को भी कुछ भी समझाने का कोई फायदा भी नहीं है। वो मौका देखते ही हैमर को उठा लेता है और बस के एक ग्लास को तोड़ देता है। इस ग्लास के टूटते ही वो बॉडी बिल्डर फिर से आके इसे पकड़ लेता है और बोलता है कि उसे विंडो को नहीं तोड़ना चाहिए था, वो इमरजेंसी पे तोड़ते हैं। हेयून कहता है कि ये भी एक इमरजेंसी है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। सिग्नल खुलते ही ड्राइवर बस स्टार्ट कर देता है और अगेन डिलीवरी राइडर आके बस से टकरा जाता है एंड देन बस फिर से ऑयल टैंकर से टकरा जाती है एंड बूम, फिर से ब्लास्ट हो जाता है। शुरू होता है लूप नंबर 9। इस बार जब हेयून नींद से जगता है तो शीचिंग उसे बोलती है कि अब हमें सुकून से बिना पैनिक करे बात करनी चाहिए। वो हेयून को सब कुछ बताती है कि हम इस वक्त एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। वो 5 बार अकेली ही लूप में थी, लेकिन छठी बार से हेयून ने भी लूप को ज्वाइन कर लिया है, तब से जब से शीचिंग ने उसे मोलेस्टर बनाकर बस से उतरवाया था। शीचिंग को पता था कि एक्सप्लोजन कैसे होता है। वो हेयून को बताती है कि अगर हम किसी भी तरह से उस बाइक को बस से टकराने से रोक लेते हैं तो ड्राइवर पैनिक नहीं करेगा और बस ऑयल टैंक से भी नहीं टकराएगी। एंड दो एक्सीडेंट शीचिंग और हेयून को अब बस बाहर निकलना होगा क्योंकि उन्हें इस डिलीवरी राइडर को रोकना था। ये दोनों इस बार वही शीचिंग का हार्ट अटैक वाला बहाना बना लेते हैं, लेकिन पैसेंजर्स कहते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप पे हॉस्पिटल है। मेडिसिन बैग वाली औरत शीचिंग को दिल की बीमारी की दवाई भी देती है। शीचिंग हेयून को बताती है कि वो उसे बताना भूल गई थी कि इस औरत के पास हर किस्म की दवाइयाँ मौजूद है। इन्हें अभी भी बस से निकलने नहीं मिल रहा था, तो दोनों बस में रहकर ही एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। जब सिग्नल खुलता है, शीचिंग ड्राइवर अंकल को बस को 2 सेकंड और रुकने कहती है। वो बहाना बनाती है कि उसे घबराहट हो रही है। 2 सेकंड बाद जब ड्राइवर अंकल बस चलाने वाले थे तब वो डिलीवरी राइडर आ जाता है जिसकी बाइक बस से टकराने ही वाली थी, लेकिन हेयून भी ड्राइवर को पहले ही आगाह कर देता है कि बाइक बीच में आ गई है। सही टाइम रहते बस ड्राइवर रुक जाता है और फिर डिलीवरी मोटरसाइकिल भी हल्का सा ही बस से टकराकर आगे निकल जाती है। ये देखकर ऑयल टैंकर वाला ड्राइवर भी चौकन्ना हो गया था और ऐसे एक्सीडेंट नहीं होता, मतलब ये लोग बच जाते हैं। शीचिंग और हेयून भी सुकून की सांस लेते हैं। बस अब ब्रिज तक पहुंच जाती है, पर अब वही वाली रिंगटोन बजने लगती है जो शीचिंग ने फर्स्ट और सेकंड लूप में ब्लास्ट होने से पहले सुनी थी और अब ब्लास्ट हो जाता है। 10वें लूप में जब शीचिंग और हेयून की आंख बस में खुलती है तो हेयून शीचिंग से पूछने लगता है कि अब तो हम लोगों ने बस को ऑयल टैंकर से टकराने से भी बचा लिया था, फिर अब क्यों ब्लास्ट हुआ। शीचिंग हेयून को स्टिंगटोन के बारे में बताती है कि उसकी फर्स्ट और सेकंड लूप में ब्लास्ट स्टिंगटोन के बचने के बाद ही हुआ था। बाकी लूप्स में शीचिंग और हेयून पैनिक करने लग जा रहे थे, जिससे ड्राइवर डिस्टर्ब हो जाता था और ब्लास्ट की बजाय बस का एक्सीडेंट हो जाता था। इसका मतलब ये था कि अगर ये लोग पैनिक नहीं भी करेंगे और बस स्मूथली भी चलेगी तब भी ब्लास्ट तो होगा ही, क्योंकि बॉम्ब इस बस में ही इम्प्लांट करा हुआ है। वो तभी बढ़ता है जब बस रिवर क्रॉसिंग नाम के ब्रिज पे पहुंच जाती है और वो रिंगटोन बजती है। अब शीचिंग और हेयून के अकेले के बस की बात तो थी नहीं इस बॉम्ब से डील करना, इसलिए ये लोग वापस से हेयून शीचिंग को छेड़ रहा है वाला बहाना बनाकर बस से ब्लास्ट होने से पहले ही उतर जाते हैं। बस से उतरते ही शीचिंग जियालिन पुलिस स्टेशन कॉल करके बताती है कि बस नंबर 45 के अंदर एक बॉम्ब मौजूद है जो कि एक्सप्लोड होने वाला है। बट पुलिस स्टेशन वाले लंबी करने लगते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, नाम को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बस में कितने पैसेंजर्स थे वगैरह वगैरह। हेयून शीचिंग को फोन कट करने बोलता है और जैसे ही शीचिंग फोन को स्विच ऑफ करती है, जियालिन पुलिस टीम एक्टिव हो जाती है। वो एक्सप्लोजन टीम और ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना शुरू कर देती है। वो लोग जहाँ पर एक्सप्लोजन होने वाला था वहाँ तक पहुँचते ही कितनी देर में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट इस बार ऑयल ट्रक के टकराने से हुआ था, क्योंकि शीचिंग और हेयून इस बार भी बस को बीच में ही रुकवा दिए थे। सीन अब थोड़ी देर के लिए पुलिस टीम पे शिफ्ट होता है। स्टेशन में कैप्टन जांग, ईचियान और बाकी ऑफिसर्स ब्लास्ट को सुन पाते हैं और उनकी विंडोज से भी ब्लास्ट का धुआं देखा जा सकता था। कैप्टन जांग शीचिंग की वही वाली रिकॉर्डिंग को सुनता है जिसमें उसने ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन दी थी और कहा था कि
कि बस में बॉम्ब है, जबकि ब्लास्ट तो ऑयल टैंकर के टकराने से हुआ था। वहीं डायरेक्टर दो जियांग और कैप्टन जांग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिसमें पता चलता है कि शीचिंग और हेयुन बस से 1:38 पर उतर गए थे, जबकि ब्लास्ट 1:42 पर हुआ था। दोनों का ये स्टॉप आने से पहले ही उतर जाना और फिर शीचिंग का फोन करके बॉम्ब की इंफॉर्मेशन लेना नॉर्मल नहीं था, और ये दोनों अब पुलिस की आखिरी उम्मीद थे जो इस केस को क्रैक करने में मदद कर सकते हैं। ई चियान हेयुन और शीचिंग का पूरा बायोडाटा निकाल देती है और इन सबको दिखाती है, पर इन दोनों की लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि दोनों ने अपने सेल फोन्स को स्विच ऑफ कर दिया था। फिर टेक्नोलॉजी टीम की मदद से ये लोग फिर भी पता लगा ही लेते हैं कि शीचिंग और हेयुन चिंगशुई पार्क नाम की जगह पर छुपे हुए हैं। कैप्टन जांग अब ई चियान को सीसीटीवी पे नजर रखने कहता है और खुद जियांग के साथ हेयुन और शीचिंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं शीचिंग और हेयुन पार्क में खड़े बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। शीचिंग का तो हमें पहले से ही पता था कि वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। वहीं हेयुन बताता है कि वो एक गेम आर्किटेक्ट है। वो बोलता है कि गेम्स भी लूप की तरह ही होते हैं, हमें सबको बचाना पड़ता है, तभी ही हम लूप से निकल पाते हैं। शायद इस गेम का मकसद भी सब पैसेंजर्स को बचाना हो। शीचिंग कहती है कि उसकी बात पे कोई भी भरोसा नहीं करता है, ना ही ड्राइवर अंकल और ना ही पुलिस ऑफिसर। वो ये भी बताती है कि पिछली बार जब हम बस से उतर गए थे तब भी पुलिस ने मुझे सीसीटीवी से ट्रैक कर लिया था, जिस पर हेयुन समझ आता है कि पुलिस इस बार भी इन्हें ट्रैक कर लेगी और ये लोग पकड़े जाएंगे। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो ये लोग सच बता देंगे। हेयुन 1 से लेकर 10 तक के हर लूप की इन्फॉर्मेशन को डायग्राम्स में लिख देता है, लेकिन अभी भी इन्हें रीजन नहीं मिल रहा कि इसे आखिर रोकना कैसे है और ये सब हो क्यों रहा है। ऑल्सो हेयुन को लग रहा था कि शीचिंग उसे कुछ भी क्लियरली नहीं बता रही, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो ये पेपर को डस्टबिन में डाल देता है। इतने में कैप्टन जांग और जियांग हेयुन और शीचिंग को लेने आ जाते हैं। जियांग अपना कार्ड निकाल कर दिखाते हैं और बताता है कि हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन से आए हैं और हमें तुम लोगों से पूछताछ करनी है। पुलिस स्टेशन में आते ही इन दोनों को अलग अलग रूम में बिठा दिया जाता है, एक इंटेरोगेशन चेयर पर। शीचिंग को कैप्टन जांग इंटेरोगेट कर रहे थे और वहीं जियांग और यूले हेयुन से पूछताछ कर रहे थे। शुरू में दोनों ही कुछ भी नहीं बताते, लेकिन फिर पुलिस को चिंगशुई पार्क की डस्टबिन से वो वाला पेपर मिल जाता है जिस पे हेयुन ने लुक की डिटेल्स की डायग्राम ड्रॉ की थी। जियांग हेयुन को जब वो पेपर दिखाता है तो हेयुन चुप नहीं रह पाता और उसे टाइम लूप के बारे में सब कुछ बता देता है। जियांग का पेशेंस लेवल अगेन शूट कर जाता है और वो चिल्ला देता है और कहता है कि हम यहाँ कई लोगों की जानें चली गई हैं उस बारे में बात कर रहे हैं और तुम चीजों को सीरियसली ही नहीं ले रहे। जियांग रूम से जाकर ये बात डायरेक्टर दू को बता देता है, जो वैसे भी ये सब लाइव रिकॉर्डिंग के थ्रू देख ही रही थी। पहले तो डायरेक्टर दू जियांग को इस तरह से हेयुन पे चिल्लाने के लिए डांटती है, फिर वो सीसीटीवी पे हेयुन की हरकतें देखती है, जो सीसीटीवी की तरफ देखकर बार बार यही बोल रहा था कि उसने सब कुछ सच बताया है, वो सच में टाइम लूप में फंस चुका है। इसीलिए डायरेक्टर दो ई चियान से ड्रग टेस्ट को प्रिपेयर करने बोलती है। वहीं अब शीचिंग को दिखाते हैं जो अपना मुंह नहीं खोल रही थी, क्योंकि वो ये सब कुछ दोबारा इन सबको नहीं बताना चाहती। उसे पता है कि पुलिस उसका भरोसा नहीं करेगी, पर जब जांग उसे वो वाला पेपर दिखाता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो सच बताए, तब वो कुछ बताती तो नहीं, बस ये सवाल करती है कि क्या जब मैंने फोन करके बॉम्ब की इंफॉर्मेशन दी थी तब क्या आप लोगों ने फौरन से एक्शन लिया था। जिस पर जांग बताता है कि हाँ, मेरी टीम ने फौरन से काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी हम बस के एक्सीडेंट को नहीं रोक पाए। शीचिंग ने कैप्टन जांग से बात करते हुए उनका नाम भी लिया। कैप्टन जांग को ख्याल आता है कि उसने कभी भी शीचिंग को अपना नाम बताया ही नहीं। शीचिंग जवाब देते हुए बोलती है कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं और तब कैप्टन जांग ने ही इसे अपना नाम बताया था, लेकिन वो तो कैप्टन जांग को याद ही नहीं होगा क्योंकि वो सब तो एक टाइम लूप में हुआ था। जब टाइम रीसेट होता है और एक नया लूप स्टार्ट होता है तो शीचिंग और हेयुन के अलावा किसी को भी उस बारे में याद नहीं रहता। ये बातें सुनकर कैप्टन जांग का तो दिमाग घूम रहा था, आप उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो काम रहने की कोशिश करता है और एज यूजुअल शीचिंग की पूरी स्टोरी सुनता है। अगली सीन में डायरेक्टर दो अपनी टीम को मीटिंग के लिए बुलाती है, जिसमें जियांग हमेशा की तरह बोलने लग जाता है कि हेयुन और शीचिंग इनका वक्त बर्बाद कर रहे हैं ये लूप वगैरह की बातें करके, आखिर इन लोगों ने ये स्टोरी बनाई कैसे। जियांग कैप्टन जांग से उसका ओपिनियन पूछता है और कहता है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कहीं उसे हेयुन और शीचिंग की बात पे भरोसा तो नहीं हो गया। कैप्टन जांग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलता है कि आगे शीचिंग और हेयुन झूठ बोलेंगे ही क्यों, उनके पास कोई रीजन ही नहीं है, वो तो एक्सप्लोजन में इन्वॉल्व भी नहीं है। अगर उनका उस एक्सप्लोजन से कोई ताल्लुक भी होता
तो वो खुद हमें इन्फॉर्म थोड़ी करते और ऐसी हरकतें भी नहीं करती। जान भी बता दी कि हेयुन और शीचिंग दोनों का ही बैकग्राउंड नॉर्मल है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी नहीं है, बुरी आदतें भी नहीं है, दोनों बस पे चढ़ने से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पैसे का भी कोई मसला नहीं है। डायरेक्टर दो ऑर्डर देती है कि अब कैप्टन जांग हेयुन को इंटेरोगेट करे और जांग शीचिंग को, मतलब ये दोनों अपने स्पॉट्स को चेंज कर ले। पुलिस भी इस बार गेम खेलने लग जाती है। कैप्टन जांग जाकर हेयुन को बोलने लग जाता है कि शीचिंग ने सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया है, और वहीं जियांग भी सेम शीचिंग को कह रहा होता है कि हेयुन ने हमें बताया है कि ये सारा प्लान तुम्हारा था। हेयुन और शीचिंग दोनों ही पुलिस की बात पे भरोसा नहीं करते। इतने में डायरेक्टर दू दोबारा से जियांग और कैप्टन जांग को मीटिंग के लिए बुला लेती है और बताती है कि अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि बस में बॉम्ब पाया गया है, इसीलिए अब ये एक आम ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं रहा, तो इसीलिए सिटी ब्यूरो टीम आ रही है और हम उन्हें ये तो रिपोर्ट करने से रहे कि टाइम लूप है। जियांग पूछता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। डायरेक्टर दू कहती है कि हमें उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो दोनों अब इस केस के मेन सस्पेक्ट्स बन चुके हैं। मेन सस्पेक्ट्स इसीलिए क्योंकि उन दोनों ने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी कि बस में बॉम्ब है, जबकि बस ऑयल टैंकर से टकराने पे ब्लास्ट की थी, लेकिन अब ये बात प्रूफ हो चुकी है कि बस में बॉम्ब ही था। अब डायरेक्टर दो हेयुन को बताती है कि हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। यहाँ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एक पुराने सीन से जो कैप्टन और जियांग का है, जिसमें दोनों किसी क्रिमिनल को पकड़ने गए थे। वो क्रिमिनल जियांग पे अटैक कर रहा था, लेकिन कैप्टन जांग खुद बीच में आ जाते हैं और ऐसे उनके हाथ में बहुत गहरी चोट लग जाती है, यानी कैप्टन जांग अपना राइट हैंड सही से इस चोट की वजह से यूज नहीं कर पाते। बैक टू प्रेजेंट जेल में कैप्टन दू हेयुन को अरेस्ट करने चली गई थी और इतने में शी चिंग को दिखाते हैं जो सो जाती है और फिर शुरू होता है लूप नंबर 11। जैसा कि मैंने बताया था, हेयुन या शी चिंग में से कोई भी अगर सो जाएगा या मर जाएगा तो न्यू लूप स्टार्ट हो जाएगा। इस बार दोनों नोटिस करते हैं कि हर लूप में इनकी आंख 1 मिनट पहले खुल रही थी, यानी ब्लास्ट सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा था। शी चिंग कहती है कि इतने लूप्स में हमने एक बार भी सब पैसेंजर्स को आगाह करके ये नहीं बताया कि बस में बॉम्ब है। हो सकता है सब मिलकर कोशिश करें तो बॉम्ब को बस से निकाल पाए। हेयुन ने साइडिया पे आगे कुछ सोच पाता कि शी चिंग खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है कि बस को रोक दो, इसमें बॉम्ब है। हेयुन आकर शी चिंग की आंख पे हाथ रख देता है और उसी वक्त ब्लास्ट हो जाता है। अब बार बार लूप शुरू हो जाता है। हेयुन और शी चिंग की आंख खुलती है। दोनों अब तक समझ चुके थे कि यहाँ सिर्फ बॉम्ब ही नहीं बल्कि उसे ट्रिगर करने वाला इंसान भी मौजूद है। हेयुन कहता है कि उसे लगता है कि बॉम्ब को बस में किसी ने सेट नहीं करा हुआ बल्कि अपने बैग में डालकर साथ लाया है। दोनों एक एक पैसेंजर को देखते हैं ताकि पता लगा सके कि आखिर बॉम्ब किसके बैग में होगा। इन्फ्लुएंसर एंड बॉडी बिल्डर के पास तो कोई भी बैग नहीं था, बस मोबाइल फोन और गैजेट्स ही थे, मींस के बॉम्ब इनके पास नहीं है। फिर वो वाली औरत जिसने शी चिंग को 2 बार मेडिसिन दी थी, उसके पास भी बैग था, पर उसके बैग में तो दवाइयों के अलावा कुछ भी नहीं होता। बचे टोटल 3 लोग, 2 आदमी और एक औरत। इन तीनों पैसेंजर्स के बैग बड़े थे तो हो सकता है इनमें से किसी एक के बैग में बॉम्ब हो। हेयू नोटिस करता है कि सबसे पीछे वाली सीट पर एक आदमी हमेशा बैठा होता है जो मास्क और हेड पहने रखता है। वो भी अपने बैग को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। शी चिंग को याद आता है कि ऐसा आदमी बैठा तो होता है पर अभी क्यों दिखाई नहीं दे रहा। पता चलता है कि इस बार दोनों की आंख 1 मिनट और जल्दी खुली थी। बस स्टॉप पे रुक जाती है और यहाँ से वही वाला आदमी जिसकी दोनों बात कर रहे थे बस में चढ़ता है और बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। शी चिंग और ही उनके पास भी मौका था, वो दोनों इसी बस स्टॉप पर उतर जाते हैं। हर बार इनकी आंख तब खुलती है जब ये स्टॉप जा चुका होता है और नेक्स्ट स्टॉप आने से पहले ही बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे लूप की 1-1 मिनट पीछे होती जा रही थी, शी चिंग और हेयुन को मौका मिल गया था उस बस से उतरने का। उतरते ही शी चिंग फिर से पुलिस स्टेशन कॉल लगाकर उनको बॉम्ब की खबर देती है। हेयुन शी चिंग से सीसीटीवी से बचने कहता है और फिर दोनों उसी पार्क में चले जाते हैं। हेयुन शी चिंग पे गुस्सा हो रहा था और कहता है कि उसे पुलिस को कॉल नहीं करना चाहिए था क्योंकि ऐसे पुलिस इनको फिर से पिछली बार की तरह पकड़ कर ले जाएगी। हेयुन को ज्यादा घबराहट उस इंटेरोगेशन वाली रूम में बैठने से होती है क्योंकि वहाँ पर कोई विंडो भी नहीं है। वो कहता है कि इस बार तो हम दोनों स्टॉप पर उतरे थे, हम पर कोई शक भी नहीं करता। शी चिंग कहती है कि वो बाकी लोगों को बचाना चाहती थी, उसने पुलिस को भी इसीलिए फोन करके बॉम्ब का बताया ताकि वो लोग कुछ करें और बॉम्ब को एक्सप्लोड होने से बचा ले। हेयुन का मानना था कि पुलिस भी बॉम्ब को एक्सप्लोड होने से नहीं रोक सकती क्योंकि जो पैसेंजर बॉम्ब को कैरी कर रहा है उसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन ना ही पुलिस के और ना ही हमारे पास है। तो जैसे ही पुलिस कोई स्टेप लेगी वो वाला पैसेंजर बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा। वही पुलिस टीम ने जगह जगह पे बैरियर्स लगा दिए थे। जियांग बाकी ऑफिसर्स के साथ बस को रुकवा कर उसके अंदर चला जाता है।
ऑफिसर सभी पैसेंजर्स को बताते हैं कि आगे एक एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से उन्हें अभी यहीं रुकना पड़ेगा। मेडिसिन वाली औरत बोलती है कि वो इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकती, उसे वापस जाना है। वहीं एक दूसरे आदमी को दिखाते हैं जो इस औरत के आगे वाली सीट पे बैठा था। वो भी अपनी बोरी को उठाता है और आगे बढ़ने लग जाता है। जियांग चिल्लाकर बोलता है कि सभी अपने बैग्स को नीचे रख दें और जल्दी से इस पैसेंजर की बोरी को पकड़ लेता है और वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। कैप्टन जांग वॉकी टॉकी पे जियांग का नाम पुकारते रह जाते हैं, पर जियांग कोई जवाब नहीं देता। इसका मतलब था कि इस बार जियांग पंग लूप में मर चुका है। वहीं अब शीचिंग को पता था कि अब ब्लास्ट हो चुका है, तो इसलिए पुलिस इसे इंटेरोगेशन के लिए ले जाने आएगी। तो वो अपना फोन खुद ही ऑन कर लेती है। वैसे ही उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। वो शीचिंग से उसकी लोकेशन पूछते हैं। शीचिंग अपनी लोकेशन, जो कि अगेन चेंगशुए पार्क की थी, बता देती है। शीचिंग हेयुन से भी बोलती है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और हेयुन को फंसने नहीं देगी, वो यहाँ से जा सकता है। हेयुन शीचिंग के जाने से पहले उसका फोन नंबर ले लेता है। वहीं अब शीचिंग को लेने के लिए यूले आया था, जो पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उसे ले जाता है। पूरा रास्ता यूले काफी ज्यादा उदास था, जिसे शीचिंग समझ जाती है कि कोई गड़बड़ जरूर है। हम ऑडियंस को तो पता था कि यूले उदास जियांग के मर जाने की वजह से है। शीचिंग को अब पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ वही वाली चेयर पे बिठाकर इंटेरोगेट किया जाता है, पर वो वही सब लूप वगैरह की बातें करने लगती है। कैप्टन जांग अब पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है। वो बहुत ज्यादा उदास था। कैप्टन जांग इन सब के बावजूद भी अपनी ड्यूटीज निभाता है। डायरेक्टर 2 कैप्टन जांग को बताती है कि शीचिंग, जिसने हमें बॉम्ब की इंफॉर्मेशन दी थी, वो इंटेरोगेशन रूम में बैठी है, अजीब सी लूप वगैरह की बातें कर रही है और बार बार कैप्टन जांग का नाम भी ले रही है। इसीलिए कैप्टन जांग खुद ही शीचिंग से इंटेरोगेशन करने के लिए चला जाता है। शीचिंग कैप्टन जांग से माफी मांगती है और बोलती है कि उसने कॉल करके बॉम्ब की इंफॉर्मेशन दी, इसीलिए ऑफिसर जियांग बस में गया एंड एज रिजल्ट वो मारा गया। कैप्टन जांग बोलते हैं कि शीचिंग की कोई गलती नहीं है, पर वो इन्हें सब कुछ सच बताकर पुलिस की मदद कर सकती है। लेकिन शीचिंग जब अपना सच यानी लूप और इन सब का बताती है, तो कैप्टन जांग को ऑब्वियसली हर बार की तरह इस बार भी भरोसा नहीं आता और कोई भी नॉर्मल बंदा ऐसी बात पर यकीन करेगा भी नहीं। वहीं डायरेक्टर 2 शीचिंग की बस से उतरने वाली रिकॉर्डिंग देखती है, जिसमें उसे हेयुन दिख जाता है, जो कि स्ट्रेंज हरकतें कर रहा था। कैप्टन 2 को डाउट जाता है कि जरूर हेयुन शीचिंग का पार्टनर है और उसके साथ ही बस से उतरा है। हेयुन को ऑन दी अदर हैंड रियलाइज होता है कि उसे भी नेक्स्ट लुक के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। वो एक कैफे जाकर ब्लास्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ने लग जाता है। उसे भी पता चल जाता है कि जियांग ब्लास्ट पे मर चुका है और उसे भी इस बात के लिए बहुत बुरा लगता है। हेयुन अब शीचिंग को फोन करता है। शीचिंग का फोन इस वक्त कैप्टन जांग के कब्जे में था। वो शीचिंग को इस कॉल को लाउड स्पीकर पे अटेंड करने बोलते हैं। हेयुन को पता था कि पुलिस कॉल को रिकॉर्ड करेगी। वो बस शीचिंग को इतना कहता है कि तुम सो जाओ, सो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेयुन अब कॉल रख देता है और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर देता है। पर कैप्टन जांग और यूले हेयुन की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके उस कैफे तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से उसने कॉल की थी। पर अब हेयुन वहाँ से निकल चुका था। वो बस जेल नहीं जाना चाहता था, वो सोना चाहता था ताकि दोबारा से लूप में उठ सके। इसीलिए एक मेडिकल स्टोर जाकर नींद की गोलियां मांगता है, पर वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती। तो स्टोर ओनर उसे एक दूसरी दवाई देती है, जो नींद की गोलियां तो नहीं थी, पर उसे खाने से नींद कुछ ही देर में आ जाती है। ऐसे यहाँ QR कोड से पे करने होते हैं, तो मजबूरन हेयुन को अपना फोन खोलना पड़ता है। तभी कैप्टन जांग और यूले भी उसे ट्रैक कर लेते हैं। हेयुन दूसरी दुकान से स्ट्रॉन्ग वाइन खरीदता है और फिर एक कोने में जाकर इन मेडिसिन को खाता है और उसके ऊपर से वाइन पी जाता है। हेयुन ये सब मेहनत सिर्फ सोने के लिए कर रहा था, पर ये काम नहीं करता। वो तो अब ठीक तरह से होश में भी नहीं रहा था और सोया भी नहीं था। वहीं कैप्टन जांग एंड यूले उस तक पहुंच जाते हैं। एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोग अब तक ये तो समझ ही चुके होंगे कि इस लूप में शीचिंग और हेयुन को मिलके बस को ब्लास्ट होने से रोकना होगा। वहीं हर लूप में सेम लोग होंगे और सेम पुलिस टीम। इस टीम का भी काफी अच्छा और बड़ा रोल है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आगे की स्टोरी के पार्ट्स को भी बना सके। ड्रामा शॉर्ट है तो 2 और पार्ट्स में पूरी स्टोरी कवर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।